हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आई थिंक ये इस सेशन का ये लास्ट वीडियो ही हो सकता है, क्योंकि इसके बाद में शेड्यूल बहुत बिजी हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा। तो बच्चों यूनिट 4 को भी कवर कर लेते हैं। आज देखते हैं अगर एक यूनिट और कवर हो जाए तो उसको भी ट्राई करेंगे। तो शॉर्ट वीडियो की सीरीज में हम इसको भी थोड़ा कोशिश करते हैं कवर करने का। पहले ये यूनिट देखते हैं जो यूनिट नंबर 4 है, और ये भी एक स्कोरिंग यूनिट है जिसमें हमारे दो चैप्टर कवर होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। चलिए पहले देखते हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको देख लेते हैं, और कुछ बड़े क्वेश्चन है उनको भी समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में ही समझेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला अगर क्वेश्चन देखें, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब म्यूचुअल इंडक्शन, या इंग्लिश में अगर हम इसको बोले, हिंदी में इसको बोले तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और यहां पर लिखा है एसी जनित्र, तो एसी जनित्र किस सिद्धांत पर करता है? तो एसी जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। दोनों में अंतर है बच्चों। कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं ट्रांसफॉर्मर और एसी जनित्र के बीच में। तो एसी जनित्र जो होगा वो आपका जो चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उस पर काम करेगा एसी जनित्र या एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। और ट्रांसफॉर्मर जो वर्क करेगा वो म्यूचुअल इंडक्शन पर मतलब अन्योन्य प्रेरण पर काम करेगा। ये ध्यान रखना है, दोनों डिवाइस का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है ना। प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लीजिए, लिखिए एक्सएल, एक्स के साथ में यहाँ एल किसमें है बच्चों? बेस में है। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये किसमें है? बेस में है, ये इसके गुणा में नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये ओमेगा एल होता है, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ और एल, ठीक है, ओमेगा इंटू, हाँ ठीक है, ये नहीं है, ये नीचे है। आगे बढ़ेंगे, जैसा प्रेरण प्रतिघात की बात कर रहे हैं वैसे धारतीय प्रतिघात का सूत्र बोले तो 1 ये भी इसके बेस में है, ये भी इसमें किसमें है? बेस में है, ठीक है। तो 1 ओमेगा सी, और 1 ओमेगा सी को 1/2 पाई एफ और सी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौक कुंडली में बहने वाली धारा वाटहीन कहलाती है ना। कौन सी धारा कहलाती है? वाटहीन कहलाती है। प्रेरण प्रतिघात का एसआई मात्रक, प्रेरण प्रतिघात हो, धारतीय प्रतिघात हो, उसका एसआई मात्रक जो होगा वो ओम ही होगा बच्चों। क्या होगा? ओम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति होती है उसको जनित्र बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, जो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। परिपथ में प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होती है। ये फ्लक्स हैं, तो आप ध्यान रखिए। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान कितना होता है? 0 होता है। दिष्ट धारा के लिए धारतीय प्रतिघात क्या होता है? अनंत होता है। अतुल्यगति में देख लेते हैं। लेंज का नियम मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो साइंटिस्ट नेम वाले हैं वो नियम को आप कदापि ना छोड़े, उनको सबको तैयार करके जाए। तो जैसे अगर कहें तो पहला इसमें लेंज का नियम, ये तो बहुत ही आपको पता होना चाहिए। इंड्यूस धारा या जो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जिस होती है कि वह अपने प्रेरण के कारण बनने वाले चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब ये कहे तो ये धारा की दिशा को बताने का काम करता है, और ये ऊर्जा संरक्षण नियम का भी पालन करता है। जैसे मैं बोलूं कि यहां पर मेरे पास एक कुंडली है और यहां पर एक चुंबक है, और चुंबक में यहां पर कौन सा पोल आ रहा है? नॉर्थ, और ये किधर आ रहा है? कुंडली की तरफ आ रहा है। तो प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार इस कुंडली में क्या होगा? धारा उत्पन्न होगी। तो धारा की दिशा बताने के लिए ये किसके कारण है? नॉर्थ पोल की तरह आने के कारण है। तो इसकी जो धारा की दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब ये धारा होगी, मतलब ये इसको अपोज करेगा, इसको दूर हटाने का कोशिश करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा लेंज का नियम। ये धारा की दिशा के लिए होता है, प्रेरित धारा की दिशा के लिए। स्वयं प्रेरण क्या होता है? तो स्वयं प्रेरण जब किसी कॉइल या सिंगल सोलेनॉइड में प्रवाहित धारा बदलती है तो उसी कॉइल में एक विद्युत दाब, विद्युत वाहक बल, इसको विद्युत वाहक बल बोलेंगे बच्चों, वाहक बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईएमएफ, उत्पन्न होती है जो उस धारा में परिवर्तन का विरोध करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं।
ठीक है, ऐसा ही अन्योन प्रेरण की बात करेंगे तो दो कुंडली की बात करेंगे। स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है, अन्योन प्रेरण में दो कुंडली होती है। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया फिर से एक इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ये भी आप देख लीजिए बहुत अच्छे से। तो क्या है, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या ईएमएफ उस परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो जैसा कि आप डी फाई बी अपॉन dt, आप इसको डी फाई बी अपॉन dt लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखिए फाई बी ये गुणा में नहीं है, ये लिखने का थोड़ा सा हमारा ध्यान रखें। इसको अगर मैं लिखूं तो माइनस एन डी फाई बी अपॉन dt ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है। अब वाटहीन धारा किसको बोलते हैं? तो वाटहीन धारा, ये देख लीजिए, वाटहीन धारा वह प्रत्यावर्ती धारा होती है जिसमें पूरे चक्र में उपयोग की गई औसत शक्ति शून्य होती है। पी एवरेज का मान अगर शून्य हो जाता है किसी भी सर्किट में तो वो धारा वाटहीन धारा हो जाती है। लेंज का नियम अभी मैंने बताया था, लेंज का नियम किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। और कैसे करता है वो आपको लिखा हुआ है, और इसमें नेगेटिव साइन क्या बता रहा है ये भी आप देख सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो चुंबक आप मोशन करेंगे, चुंबक का या धारावाही जो पारिनलिका होती है उसको मोशन करवाते हैं, गति करवाते हैं, तो उससे कौन सी ऊर्जा रहेगी भाई? यांत्रिक ऊर्जा होगी। और उसी से जो धारा कुंडली है उसमें धारा प्रेरित होती है। मतलब कुल मिला के वो यांत्रिक ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा बनती है? विद्युत ऊर्जा बनती है। मतलब ये कौन से नियम का पालन करती है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का। आप देखेंगे ये पूरा लिखा हुआ है ना, तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार और। प्रेरण, प्रतिघात, धारती प्रतिघात एवं प्रतिरोध को समझाइए। अगर मैं इनकी बात करूं तो तीनों के लिए ऐसा ही मात्रक ओम ही होता है। आप एक बार सूत्र देख लीजिए, वैसे हम और सूत्र के बारे में और डिस्कस कर सके हैं। यह है आपका प्रेरण प्रतिघात, कई बार डिफरेंस में भी पूछते हैं बच्चों। यह है आपका धारतीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, ये लिखा हुआ। और यह है आपका प्रतिबाधा, प्रतिबाधा है ना। प्रतिबाधा जनरली जब अल्टरनेटिंग सर्किट जो होता है उसमें अगर हम दो कोई कंपोनेंट लगा दें, जैसे कैपेसिटर, इंडक्टर लगा दें, इंडक्टर रेजिस्टेंस लगा दें, या तीनों लगा दें, तब इसकी जरूरत पड़ती है। ये एक्सएल बेस में है बच्चों, है ना। ये भी कई बार पूछा जाता है, ये सिर्फ 12th के बच्चों को नहीं, ये 10th के बच्चों को भी कई बार पूछा गया है या पूछा जा सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज धारा में अंतर। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जो नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हैं। स्थानांतरण कौन सी धारा का लॉन्ग डिस्टेंस तक किया जा सकता है? तो वो प्रत्यावर्ती धारा का ही किया जा सकता है। हमारे घरों में जो करंट आता है, एक्चुअल में जो हमारे घरों की फिटिंग होती है, करंट जो सप्लाई होता है वो कौन सा होता है? प्रत्यावर्ती होता है बच्चों। और जो बैटरी वगैरह सेल में होता है वो कौन सा होता है? डिस्ट। ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है बच्चों, ये टेबल भी आप अच्छे से रेडी कर लेंगे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में अंतर है ना, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपचाई कहां लिख रहे हैं और उच्चाई क्या लिख रहे हैं। नहीं तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, जहां उच्चाई है वहां अपचाई लिख देंगे, अपचाई की जगह उच्चाई लिख देंगे तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ट्रांसफॉर्मर में होने वाली कौन कौन सी ऊर्जा है? तो कॉपर हानि बोलते हैं, ये देख लीजिएगा। लोहा हानि बोलते हैं, कोर हानि भी बोलते हैं इसको। भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण होता है, अन्य 6 भी हो सकते हैं। और ऊर्जा को कैसे कम किया जा सकता है? कौन सी ऊर्जा जो हानि हो रही है उसमें कौन सी ऊर्जा को आपको क्षय को रोकना है, वो उसके उपाय भी दिए हैं, है ना। कई बार पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मर क्या है और ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन सी हानियां होती है और उनको दूर करने के उपाय बताइए। तो ये एक प्रॉपर तरीके से आपका पैकेज हो गया है। इस क्वेश्चन का अगर आता है तो आप सारी चीजों को आप कवर कर सकते हैं। ये
चौक कुंडली का अगर अभी आप नहीं देखें तो चल जाएगा, है ना, बट अगर लिखा है तो आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। मेरे हिसाब से ये अभी सिलेबस में नहीं है, मतलब पढ़ना कोई बुराई बात नहीं है इसमें। अब ये जनरेटर के बारे में दिया हुआ है बच्चों, जनरेटर का मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है, इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, बट एसी जनरेटर का आप जरूर कर लें आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है उससे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया डिवाइस वाला कोई सा भी आपका छूटना नहीं चाहिए। अब ये ट्रांसफॉर्मर का दिया है, देखिए चित्र एक बना हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर की संरचना और कार्यविधि। तो पहले संरचना बता दी है कि कौन सी चीज क्या है, ये प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी होती है, इससे इनपुट देते हैं, इसके आउटपुट देते हैं। अब ये स्टेप डाउन स्टेप आप किस पर रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें क्या है, इसमें क्या है, दोनों में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है आपको, ट्रांसफॉर्मर की पहले बात चल रही है, जनरेटर का आप अच्छे से नोट कर लेंगे कहीं से, ये कोर, वाइंडिंग, इंसुलेशन, ये सब कंस्ट्रक्शन में आ रहा है। कार्य सिद्धांत भी आपको दिया है बच्चों, ये कार्य सिद्धांत है, ये वोल्टेज और टर्न्स का अनुपात है, ये हमारी लास्ट क्लास है बच्चों, इसके बाद में अभी हम नहीं कर पाएंगे कवर, आपका भी टाइम बहुत क्लोज आ गया है एग्जामिनेशन का, तो डेफिनेटली आपका जो आपने पढ़ा है उसको करें, नया पढ़ने की कोशिश ना करें, है ना। ये आपका एलसीआर परिपथ का भी है, एलसीआर परिपथ का भी मेरा वीडियो बना हुआ है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा हो तो अगर उससे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं बच्चों। अनुनाद की स्थिति भी मैंने बना के दिया है, अच्छा एलसीआर का परिपथ का पूरा वीडियो बना हुआ है ना, शॉर्ट्स एंड स्वीट ही बना हुआ है, और आपके पास जो भी अवेलेबल हो नोट्स उससे भी आप एलसीआर परिपथ जरूर पढ़िएगा, ट्रांसफॉर्मर जरूर पढ़िएगा, और जो एसी जनित्र जो है उसको भी जरूर पढ़िए बच्चों। ये तो आपको फेराडे के नियम है दोनों, वो तो आपको पढ़ना ही है, वैसे पहले भी हम पढ़ लिए, ये दोनों नियम, दो नियम है और दोनों को मिला के कई बार एक ही पढ़ते हैं। ये एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रकृत के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, है ना। ये कारक देखो, कारक का मतलब होता है जो लास्ट फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली है या इनवर्सली है, दो परिनलिकाओं के स्वप्रेरकत्व अगर इतने हैं L1 और L2, तो उनका जो म्यूचुअल प्रेरकत्व जो है या अन्योन्य प्रेरकत्व है वो बराबर होगा रूट उनके प्रोडक्ट के, जैसा कि ये देखिएगा, ये प्रूफ करके बता दिया है। इंडिविजुअल वीडियो तो मैं अभी नहीं बना पाऊंगा बच्चों, बट अगर आप बोलेंगे तो कोशिश करूंगा। ये इसमें वैसे आपका जो एलसीआर परिपथ है उसी से आप एलसी आरसी, है ना, सी आर इस टाइप से कोई से भी परिपथ बना सकते हैं, लेकिन एलसीआर मेन है आपका, उसी से सब कुछ कवर हो जाएगा। मैंने एलसीआर सर्किट में बना दिया है, बता दिया है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ये एलसीआर है ना। तो एलसीआर परिपथ जरूर कीजिएगा, अगर आपको एलसी बोले तो उसी सर्किट से आर को हटा दीजिए, आरसी बोले तो एल को हटा दीजिए, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये परिणामी विभवांतर होता है किसका, एलसीआर परिपथ का, ये इसका फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस मतलब कालांतर। ये भी कई बार पूछा जाता है, प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है बच्चों कि पी एवरेज जो होता है वो VRMS IRMS cos फाई के इक्वल होता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, जहां डाउट हो, जहां नहीं समझ में आए पूछिए, अगर मैं अवेलेबल हूंगा तो कोशिश करूंगा देने का। ये देखिए डेरिवेशन पूरा दिया हुआ है, दूसरे तरीके से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, देखिए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में कर दिया प्रूफ, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए एक बार और फिर से इसको बोलते हैं हम पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, और ये होता है आपका IRMS और ये VRMS, ये सिद्ध करना था। चलो इसमें वैसे तो सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, लेकिन इनमें अंतर किसमें, प्रतिघात वाले जो तीनों हैं उसमें अंतर, शक्ति गुणांक का जो डेरिवेशन है वो, और जो तीनों डिवाइस मैंने आपको बोला है, और लेंज का नियम, और एक है आपका फेराडे के दोनों नियम, ये तो आपको करना ही है ना बच्चों।
और फिर बाकी टाइम मिले तो आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। मैं हर एक वीडियो में आपको कोशिश करूंगा कि आपको एनसीईआरटी रिफर करें, लेकिन अगर टाइम कम हो तो आप इनको जरूर पढ़ें। थैंक यू।